कनिष्का, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो है भूप दादा रूप को लेकर पहाड़ पर चढ़ रहे थे और घर की तरफ जा रहे थे, और रूप जो है वो पहाड़ी चढ़ाई चढ़ नहीं पा रहा था बिना उपकरणों के। तो वो अपने गले में से मफलर अपनी कमर में बांधते हैं और रूप को मफलर के दोनों किनारे जो हैं वो पकड़ा देते हैं और साथ साथ उसे हिदायत भी देते हैं कि संभल के चलना, कहीं ऐसा ना हो कि हवा के साथ साथ तू सूपिन नदी में जा गिरे। ठीक है, तो अब रूप को जो है वो ले जा रहे हैं और रूप जो है वो सोच रहा है कि भूप दादा वनमानुष है, रोबोट है, छिपकली है, क्या है भूप दादा, कि जिस धैर्य और आत्मविश्वास के साथ वो हाथों और पैरों का बैलेंस बनाकर पहाड़ पर चढ़ रहे थे, तो ये हैरान कर देने वाली बात थी। कोई भी साधन उनके पास नहीं था और इतना सारा सामान लेकर बैग भी ले जा रहे थे, अपने भाई रूप को भी खींच रहे थे और खुद का शरीर भी जो है वो ऊपर चढ़ाना, तो ये हैरान कर देने वाली बात थी। तो वहां जो है पहुंच गए हिमांग पहाड़ के ऊपर और उन्होंने किसी को आवाज दी, शायद रूप के आने की सूचना दी थी। जो भी अंदर था, रूप नहीं जानता था कि वहां ऊपर कौन है। तो अब उसे हांफता हुआ छोड़कर, रूप इतने में भी हांफ गया था, उसे हांफता हुआ छोड़कर वो शेखर को लेने के लिए नीचे उतरे, और जैसे नीचे उतरे धीरे धीरे बादलों में अदृश्य हो गए। नहीं दिख रहा था कि वो कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए, शेखर कहाँ है वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो जब रूप ऊपर पहाड़ पर पहुंचा तो उसने देखा था कि थोड़ी सी जमीन जो है वो समतल बनी हुई है और वहां पर मक्के की फसल भी जो है वो लगी हुई थी। चारों तरफ सेब और देवदार के पेड़ थे और सेब के पेड़ों में फल भी लगे हुए थे। लेखक लिखता है कि पेड़ ज्यादा दिनों के नहीं थे, यह देखने से ही लग रहा था। उसने गौर किया कि ऐसे ही पेड़ नीचे भी कुछ दूर तक फैलते चले गए थे। तो वो पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करने लगा, घूमने लगा और उस दृश्य को जो है देखने लगा। अभी घर में जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वहां वो किसी को जानता नहीं था। तो देखा कि एक गुफा नुमा एक झोपड़ी भी बनी हुई है, एक आश्रम है, और वहीं पर एक छप्पर के नीचे एक लेडी खड़ी हुई थी, एक औरत खड़ी हुई थी जिसने लाल रंग का फुल स्वेटर पहना हुआ था और बड़ी हैरानी से उसे देख रही थी क्योंकि पहचानती नहीं थी कि ये आया हुआ आगंतुक, ये अजनबी कौन है। तो उसने अनुमान लगाया, क्योंकि अभी तो पता नहीं था ना रूप आने वाला है, 11 साल बाद आया था और इस बीच उसने कोई चिट्ठी पत्री तो डाली नहीं थी कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए वो लेडी उससे अपरिचित थी अभी। तो जो है उसने उसे भी संकोच हुआ रूप को भी उस लेडी से इंट्रोडक्शन करते हुए, तो वो वहां से आगे बढ़ गया। वहां कोई झरना भी गिर रहा था जो खेतों में से उतर गिरते हुए सुपिन नदी में सबसे नीचे खाई में जाकर नदी में गिरता था। तो शाम की ठंडक और भी बढ़ गई थी, 3 बजे वो पहुंचे थे वहां पर माही गांव में। अब शाम में ठंडक और भी बढ़ गई थी, कोहरा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि ये इस पृथ्वी पर ये पहाड़ जिस पर वो खड़े हैं इसके अलावा और कुछ वहां पर नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा था उस धुंध में। तो शेखर को भी लेकर भूप दादा ऊपर आ गए और उन्होंने देवर भाभी माने जो लेडी थी उससे उसका इंट्रोडक्शन करवाया और कहने लगे रूप ये तेरी भाभी है। रूप ने आगे बढ़कर उस औरत के पांव छुए, तब तक बूंदाबांदी शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई थी। पति पत्नी गृहस्थी के सामान को समेटने में लग गए थे। ऐसा ही होता है पहाड़ों में, लकड़ियां जो है कई बार गीली हो जाती है, उन्हें धूप में डालना पड़ता है ना। फिर जो है कुछ सामान जो बारिश के समय अंदर रखना पड़ता है घर में, तो वो समेटने में लग गए। और रूप और शेखर क्या थक गए थे वो भी सफर से, तो वो भी गुफा में बिछे हुए लकड़ी के पटरे लंबे लंबे बिछे हुए थे, उन पर वो दोनों लेट गए। कनिष्का पढ़ो आगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम मुस्कान डाक और अटेंडेंस लग गई। ठीक है बेटा, अभी लगा दूंगी मुस्कान की अटेंडेंस, उस टाइम नहीं लग पाई थी। कनिष्का पढ़ो। पढ़ रही हूँ मैम, पढ़ रही हूँ। हाँ रूप ने आगे बढ़कर उस औरत के पैर पांव छुए, बूंदाबांदी शुरू हो गई। पति पत्नी गृहस्थी के सामान को समेटने में लग गए। रूप और शेखर गुफा में बिछे पत्रों पर ही लेट गए। रूप, शेखर ने पुकारा, यार, इट वॉज ए रेयर, क्या है ये, एक्सपीरियंस। अच्छा एक्सपीरियंस, इट वॉज अ वेरी रेयर एक्सपीरियंस। हाँ, वो महीप घोड़े वाला लड़का तेरी इन्हीं भाभी श्री का लड़का है, बताया तो यही गया। मुझे लगता है कहीं कोई गड़बड़ है। हाँ,
नहीं, नींद की झील में डूब गया रूप का जवाब, जाने कब तक सोते रहे वे। रात के किसी पहर जगाया था भूप ने, लो यकी खा लो, यकी पड़े रहो, बहुत जोरों की बारिश है बाहर। सचमुच बाहर वर्षा कहर ढा रही थी। सुबह उठे तो आसमान साफ था। पूरब की दो पहाड़ियों के बीच धुंध के पर्दे के पीछे से किसी बच्चे की तरह झांक रहा था लाल लाल सूरज। धुंध अरुणाभ को हो रही थी, धीरे धीरे छटी थी कुछ धुंध। नीचे झांकने पर माही के छोटे छोटे घरौंदे अजीब से लग रहे थे। भूरे पानी के गहरे तल में पड़ी मछलियां सीप गोंगे की तरह हल्का सा आभास मात्र हो रहा था इन सब का। हाँ, 1 मिनट रुको कनिष्का। तो अब जो है वो दोनों अंदर लेट गए और आपस में बातें कर रहे हैं दोनों फ्रेंड कि ये तो ऐसा, मतलब जो है ऐसा एक्सपीरियंस तो लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है। इट वाज ए रेयर एक्सपीरियंस। हाँ, वो कहता है कि ये महीप जो घोड़े वाला लड़का है शायद तेरी इन्हीं भाभी श्री का लड़का है जो ये लेडी यहाँ पर है। तो कहते बता तो यही रहे थे कि भाई इनका है, अभी कुछ पता नहीं चला कौन क्या है, क्योंकि रूप इतने दिनों बाद आया है, अभी बात नहीं हुई भाई से। तो कहता है रूप कि मुझे लगता है शायद कोई गड़बड़ है। तो नींद की झील में डूब गया रूप का जवाब, माने जब हम कई बार ऐसा होता है कि देर रात तक बातें करते करते सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। थका हुआ था रूप और सो गया, जाने कब तक सोते रहे। तो रात में किसी टाइम पता नहीं चला उन दोनों को। तो भूप ने जगाया था उन दोनों को, रूप और शेखर को, और कहा कि यहीं पड़े रहो और यहीं पर जो है कुछ खा लो, बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है। और सचमुच बाहर वर्षा कहर ढा रही थी, हमारे पहाड़ों में बारिश जो है वो गजब की बारिश होती है। तो सुबह उठे तो आसमान साफ था। तो मैंने कहा पहाड़ों में मौसम का पता नहीं चलता, पहाड़ों में मौसम एकदम बदलता है। कभी काली काली घटाएं, सुंदर सुंदर घटाएं एकदम दिखाई देगी, कभी धूप दिखाई देगी, कभी बारिश हो जाएगी, कभी घना कोहरा छा जाएगा। तो ऐसे ही धुंध के पर्दे में से, माने कोहरा भी था हल्का हल्का, लेकिन उसके पीछे से लाल लाल सूरज किसी बच्चे की तरह झांक रहा था। धुंध अरुणाभ हो रही थी, अरुण कैसे, लाल रंग को। तो कोहरा जो है वो लाल रंग का दिखाई देने लगा था। तो धीरे धीरे जब सूरज, आपने देखा होगा जब यहाँ भी कभी दिल्ली में धुंध आती है, कोहरा आता है, तो जब सूरज निकलने वाली होती है तो जो है कोहरा धीरे धीरे छट जाता है, खत्म हो जाता है। तो माही के छोटे छोटे घरौंदे अजीब से लग रहे थे। जब ऊंचे पहाड़ पर खड़े थे ना वो, वहां पहाड़ पर घर था उनका। अब नीचे की तरफ जब देखा तो माही के जो घर थे वो बड़े छोटे छोटे और अजीब से लग रहे थे। जैसे ऐसा लग रहा था कि भूरे पानी के गहरे तल में पड़ी मछलियां, कहीं मछलियां हैं, कहीं सीप है, कहीं घोंगे हैं। तो ऐसे घर प्रतीत हो रहे थे ऊपर से देखने पर। तो देखिए और क्या दृश्य था। तो शेखर ने एकांत में पूछा रूप से, भाई से मिलकर कैसा लगा रूप तुम्हें। तो भाई बस थोड़ी सी ही धुंध छटी है अभी। अब देखो बाहर मौसम में भी धुंध छट रही थी, कोहरा छट रहा था, और यहाँ मन की धुंध भी धीरे धीरे छट रही थी। मन में भी तो कोहरा जमा हुआ था ना इतने सालों का, इतने सालों की बातें जमी हुई थी, अब वो भी धीरे धीरे छट रही थी। जैसे जैसे बात होगी भूप से तो वो बताएगा इन सालों में क्या हुआ। तो थोड़ी सी धुंध छटी है अभी, ये बात किसने कही, रूप ने कही। तो क्या कहते हैं, कहते हैं लियोनार्डो दा विंची ने पहाड़ को देखकर कहा था कि मेरी मोनालिसा यहाँ है, मगर इसे पाने के लिए मुझे ढेरों पत्थर, मिट्टी के मलबे हटाने हैं। तुम्हारा भाई भी इस पहाड़ में है, मोनालिसा नहीं साक्षात शिव, मगर उस तक पहुंचने के लिए ढेरों मलबा हटाना पड़ेगा तुम्हें अभी। तो क्या कहता है शेखर रूप से, कहते हैं लियोनार्डो दा विंची ने पहाड़ को देखकर कहा था मेरी मोनालिसा यहाँ है। कौन था लियोनार्डो दा विंची, नाम सुना है आपने, लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना है कभी, बताओ हाँ, किसी ने सुना। हाँ कौन ट्रैवलर था, था शायद, ट्रैवलर था कोई। नहीं ट्रेवलर नहीं था। देखिए बहुत सारी एक्सप्लोरर। हाँ बहुत सारी क्वालिटी थी उसके अंदर। वो एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था, वो आर्किटेक्ट था एक बहुत बड़ा, इटली में रहता था वो, और एक बहुत बड़ा वो पेंटर था। पेंटर माने चित्रकार, महान चित्रकार, एक वास्तुशिल्पी, आर्किटेक्ट, और अपना जो है बहुत बड़ा गणितज्ञ
और एक बहुत बड़ा इंजीनियर भी था। तो कहते हैं कि हाँ जो मैम, हेलीकॉप्टर मोनालिसा की पेंटिंग उन्होंने ही पेंट की। मोनालिसा की पेंटिंग उन्होंने ही बनाई थी, तो इसीलिए इनका नाम यहाँ पर आया है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि पहाड़ों में ही तो मेरी मोनालिसा रहती है, पहाड़ों की खूबसूरती देखकर उन्होंने ये कहा था। तो क्या कहते हैं कि पैराशूट और जो हेलीकॉप्टर है उसका नक्शा भी उन्होंने ही तैयार किया था, लियोनार्डो दा विंची ने। और उन्होंने ये खोज भी की थी, कहते हैं कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, साइंटिफिक रीजन जो है वो इसके निकाले थे, बताए थे। तो कहते हैं कि एक हाथ से लियोनार्डो दा विंची जितनी एक्सपर्ट होकर वो लिख सकते थे, जितनी कुशलता से लिख सकते थे, दूसरे हाथ से वो उतनी ही कुशलता से पेंटिंग बना सकते थे। तो ये जो है, और जैसे कहते हैं ना शीशे में लिखा हुआ जो उल्टा नजर आता है, ऐसे उल्टा लिखने में भी लियोनार्डो दा विंची जो है वो बड़े एक्सपर्ट थे। तो देखिए कितनी सारी खूबियां थी उनके अंदर। इटली में रहते थे, 1519 में उनका कहते हैं देहांत हुआ था। तो जो है कहते हैं मोनालिसा की जो पेंटिंग उन्होंने बनाई थी, इसमें ये कई रहस्यों से परिपूर्ण दिखाई देती है। इसके कहते हैं कि मोनालिसा की जो दाई पुतली उन्होंने बताई, दाई आंख की पुतली, इसके ऊपर उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर रखे हैं, कुछ ऐसा है इसके अंदर। और इसकी जो मोहक मुस्कान, ऐसा लगता है जीती जागती पेंटिंग, करोड़ों में इसकी कीमत आंकी गई थी 1519 में इसकी जब पेंटिंग की इसकी एग्जीबिशन लगाई गई थी, तो करोड़ों में इसकी कीमत थी, बहुत कॉस्टली है ये पेंटिंग। तो इसीलिए उन्होंने पहाड़ों को देखकर कहा था कि मेरी मोनालिसा यहाँ है। तो अभी लेकिन इसे पाने के लिए मुझे ढेरों मिट्टी के मलबे हटाने पड़ेंगे। तो शेखर कहता है कि तुम्हारा भाई भी इस पहाड़ में ही रहता है रूप, और ये मोनालिसा नहीं है, ये साक्षात शिव है, शिव की तरह इसका रूप है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें भी ढेरों मलबा भी इसके मन को कुरेदना पड़ेगा, तब तुम इस तक पहुंच पाओगे। ये तुम्हें ऐसे नहीं बताएगा कि इतने साल में क्या हुआ, इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें भी ढेरों मलबे हटाने पड़ेंगे। तो रूप कुछ बोला नहीं, चुपचाप टहलता रहा। नाश्ते पर पहली बार सब साथ बैठे, आग के गिर्द, माने चूल्हा जला हुआ था, चारों मतलब भाभी जो है वो नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में क्या था, चाय थी और मक्की के जो भुट्टे थे उनको सेक सेक कर जो है नमक मिर्च लगाकर नाश्ते में दे रही थी। तो शेखर, रूप, भूप दादा और उसकी भाभी, तो ये सब वहां मौजूद थे। तो अब जो है वो सब नाश्ता कर रहे थे, भाभी जो है भुट्टे सेक सेक कर दिए जा रही थी और वे नमक मिर्च के साथ चबाते जा रहे थे। यहाँ इस पहाड़ पर कैसे आना पड़ा दादा? मलबा हटाने की रूप की एक अदद कोशिश। अब रूप ने एक क्वेश्चन, पहली मलबा हटाने की कोशिश की, यानी उसके मन को कुरेदना चाहा कि भाई तो हम तो पहाड़ के नीचे रहते थे, तलहटी में, हिमांग पहाड़ के, यहाँ इस पहाड़ के ऊपर आपने घर कैसे बनाया, क्यों बनाया? यहाँ भूप ने मक्के से हाथ को गर्म करते हुए जैसे पीछे दूर तक देखा। आज इतने वर्षों बाद यही पूछने के लिए आया है? भाई से पूछा कि क्या इतने साल बाद आया? तो यही पूछने के लिए आया कि भाई यहाँ घर क्यों बनाया, मुझे और शर्मिंदा ना करे, है ना? तो भूप के अंदर भी कहीं ये बात तो थी ही कि रूप उसे छोड़कर चला गया और पीछे जो इतनी सारी दुर्घटनाएं घटी, अगर भाई होता तो दोनों मिलकर उन मुसीबतों का मुकाबला कर लेते, लेकिन वो तो अकेला ही पड़ गया था। तो क्या कहते हैं, अब एक बार पढ़ो फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। कनिष्का रीड करो। यहाँ इस पहाड़ पर कैसे आना पड़ा दादा? मलबा हटाने की रूप की एक अदद कोशिश। यहाँ भूप ने मक्के के से हाथ को गर्म करते हुए जैसे पीछे दूर तक देखा। आज इतने वर्षों बाद यही पूछने के लिए आया है, मुझे और शर्मिंदा न करे। तो सुन भूइला, तूने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो बहुत सुनी होगी, सुनने में बहुत भारी नहीं लगती, लेकिन इसकी सच्चाई तो वही जाने है जिस पर सचमुच पहाड़ टूटा हो। भाभी और भुन्ने इस भुट्टे दे रहे थे दे रही थी भुट्टे, दे रही थी, उन्होंने मना कर दिया। तेरे जाने के बाद अगले साल बहुत बर्फ गिरी, ये हिमांग पहाड़ उसका बोझ ना उठा सका, धसक गया और अपने 30 नाली खेत, मकान, माँ बाप सब दब गए मलबे में। मैं ही किसी तरह बच गया। छानी पर हाथ
इसलिए वही से तबाही देखी है मैंने लाचार असहाय। तू होता तो पहाड़ का मलबा क्या था, पहाड़ तक हटा लेते दोनों भाई, खेत भी खींच कर निकाल लेते, माँ बाप को भी, लेकिन नहीं हो सका। वही पहाड़ कब्र बन गया सबका। भूप थोड़ी देर के लिए चुप हो हाँ, गए। तो कनिष्का एक मिनट रुको। तो यहाँ तक बताया उसने। अब भूप दादा अपनी कहानी बता रहे हैं कि उसके जाने के बाद क्या घटना घटी। तो कहते हैं, तो सुन भोइला, भोइला माने मैंने आपको बताया था अनुज, छोटा भाई। भाई सुन कि तूने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो बहुत सुनी होगी कि सिर उसके सिर पर पहाड़ टूट पड़ा, उस पर बिजली गिर पड़ी, ऐसी कहावतें सुनने में तो मतलब उतनी नहीं लगती। अब जैसे किसी पर बिजली वास्तव में गिरती हो या पहाड़ सचमुच टूट पड़ता हो तो वही जो है समझ सकता है पहाड़ टूटना क्या होता है। माने जब कोई लाइफ में बहुत बड़ी मुश्किल आती है, आफत आती है, तो उसको हम कहते हैं उसके सिर पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा मुसीबतों का। तो जो है सुनने में बहुत भारी नहीं लगती, लेकिन इसकी सच्चाई तो वो ही जाने हैं जिस पर सचमुच का पहाड़ टूटा हो। तो अब जो है वो बताता है कि जब तू चला गया, तेरे जाने के अगले साल ही बहुत सारी बर्फ गिरी। वहां बर्फ गिरती रहती है, ऐसा इलाका है। बहुत सारी बर्फ गिरी तो हिमांग पहाड़ पर इतनी बर्फ पड़ी कि हिमांग पहाड़ उसका बोझ नहीं उठा सका बर्फ का, और वो धसक गया। और उसके धसकने से ही सारे जो खेत मकान थे नीचे, वो सारे उस बर्फ में, उस मलबे में दब गए। तो भूप दादा बताते हैं कि मैं किसी तरह बच पाया। कैसे बचा? क्योंकि मैं दूर एक छानी पर था, माने खेत में था, इसीलिए मैं वहां से उससे बच गया। तो वहीं से मैं तबाही देखता रहा, लाचार असहाय खड़ा हुआ। कहते हैं भूप दादा कि भाई अगर तू होता तो ये पहाड़ का मलबा क्या, पहाड़ तक हटा देते हम दोनों भाई मिलकर। लेकिन तू था नहीं, माँ बाबा को भी हम उसमें से निकाल लेते, वही पहाड़ हम उन सब की कब्र बन गया, उसी में सब दफन हो गए। और भूप दादा जिन्होंने देखिए ये मुश्किलें, ये तकलीफ, ये आपदा जो अपनी आंखों से देखते हैं, ये हादसे उनकी लाइफ में तमाम उम्र तक भी निकल नहीं पाते। दिल में कहीं उनकी ऐसी याद जम जाती है कि जब भी याद आता होगा तो वो जो है कप कपी एक बॉडी में आती होगी कि क्या मुसीबत थी और कैसे लोग तबाह हो रहे थे, चिल्ला हो रहे थे, और हम लाचार खड़े देखते रह जाते हैं, हम कोई हेल्प नहीं कर पाते। तो भूप दादा उस बात को याद करके थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। तो तू तो पहले ही भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर। फिर मैं बहुत भटका, बहुत छटपटाया, लेकिन कहीं सहारा ना मिला। सहारा देता भी कौन, सभी अपने अपने से ही तबाह। 10-10 किलोमीटर तक जगह जगह धंसाव हुए थे, रास्ते बदल गए, नदियां बदल गई, इतनी बड़ी तबाही हो चुकी थी। और मैं खिसियाई आंखों से इस हिमांग को देखा करता, मौत की तरह फैला हुआ म्याल, म्याल माने पहाड़। तो भूप दादा कहते हैं भाई तू तो पहले ही भाग गया था मुझे अकेला छोड़कर। मैं बहुत छटपटाया, बहुत भटका इधर उधर, लेकिन कहीं भी मुझे सहारा नहीं मिला। घर बार सब तबाह हो गया था, जाता कहाँ? और सहारा कौन देता? क्योंकि सभी के घर तो तबाह हो गए थे, सभी ने अपने आप को बड़ी मुश्किलों में बचाया। जो बच गए वो बड़ी मुश्किलों में बचे, और सभी के फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इस आपदा में मारे गए थे। तो इससे रास्ते, नदियों के डायरेक्शन सब चेंज हो गए। तो इतनी बड़ी तबाही हुई थी। तो भूप दादा कहते हैं मैं खिसियाई हुई नजरों से कि क्या करूं मैं इस पहाड़ का, है ना। तो बड़ी ऐसी नजरों से मैं इस पहाड़ को देखता रहता था कि ये मौत की तरह दिखाई देता था मुझे ये पहाड़। भाभी चाय दे गई थी, दूध के अभाव में लाल चाय, दूध नहीं था तो लाल चाय, बिना दूध की चाय थी। तो भूप ने पहले गिलास की चाय में भाप से अपनी पनियाई आंखों को सेका। जैसे गरम गरम गिलास था ना, ठंड थी, हम ऐसे हाथ सेकने लगते हैं और हाथों को गर्मी देने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे उन्होंने अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों को गर्मी प्रदान की उस गरम गिलास की चाय से। पनियाई आंखें, पनियाई माने जिनमें आंसू छलक आए थे, ये बात बताते बताते। फिर गिलास को दोनों हाथों में दबा लिया। पता नहीं किस आत्मीय ऊष्मा की तलाश थी उन्हें, वे हैरान हो उनकी इस विचित्र लीला को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज भूप दादा को किसी आत्मीय ऊष्मा की, अपनेपन की गर्मी उन्हें मिल जाए, कोई अपना मिल जाए जिससे वो सारे दिल का हाल बयान कर सके। ऐसी आत्मीयता की आज उन्हें तलाश थी।
और जो है वे दोनों रूप और शेखर बड़ी हैरानी से उनको भूप दादा को देख रहे थे। तो अब एक यहाँ पर जो है भूप जो है एक कहानी सुनाता है अपने भाई रूप को। कौन सी कहानी सुना रहा है? जो कभी बचपन में रूप और भूप को उनके पिता सुनाया करते थे। जो उनके पिता थे राम सिंह नाम था ना उनका, तो वो सुनाया करते थे। क्या सुनाया करते थे? वो सुनाते थे गिद्ध और चिड़िया की कहानी। एक गिद्ध और चिड़िया की कहानी दोनों को बचपन से सुनाते थे। अब रूप तो भूल गया था, उसे अब याद नहीं रही थी, तो यहाँ वो सुनाता है कि मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ कि एक गिद्ध और चिड़िया थे। और गिद्ध जो है एक छोटी नन्ही सी चिड़िया से बोला, गिद्ध आपने सुना ईगल होता है, बहुत बड़ा, बड़े बड़े पंख, और जो है मरे हुए लोगों का मांस भी जो है वो नोच नोच कर खाता है, होता है गिद्ध, है ना। गिद्ध की तरह नोचना, ये मुहावरे भी बने हुए हैं। तो इस तरह वो गिद्ध जो है छोटी सी चिड़िया से बोला कि भाई तू मुझसे ऊपर नहीं उड़ सकती, है ना, तू मुझसे ऊंचा उड़ के दिखा, और नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो अब बताइए, देखिए शरीफ आदमी को सब लोग परेशान करते हैं, बदमाश जो होते हैं ना वो सबको परेशान करते हैं। तो ऐसे ही वो गिद्ध था, बेवजह, है ना, न लेना न देना, तो चिड़िया से बोला मैं तुझे खा जाऊंगा, नहीं तो मुझसे ऊंचा उड़ के दिखा। तो अब जो है चिड़िया बेचारी डर गई, तो रीजन पूछा कि भाई क्यों, भाई तुम मुझे क्यों खाओगे, क्यों मारोगे? तो उसने कहा तुम मुझसे ऊंचा नहीं उड़ सकती, तो उड़ के दिखा। तो उसने कहा अगर मैं ऊंचा उड़ के दिखा दूं तो फिर वो गिद्ध जो है उसके बचकानेपन पर हंसा। बचकानेपन पर माने उसकी इस बच्चों वाली बात पर हंसा कि तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तो दोनों में मुकाबला ठन गया। अब गिद्ध जो है, बेचारी चिड़िया क्या करती, उसने सोचा मरना तो ऐसे भी है और वैसे भी है ना, ये मुझे जो है अगर मैं ऊंचा उड़ के एक बार प्रयास तो करके देखूं, क्या पता मैं कामयाबी हो जाऊं कोशिश में, नहीं तो मरना तो है ही, ये मुझे खा ही जाएगा। तो अब उसने जो है इतनी जो है जोर लगाया अपने पंखों से, छोटे छोटे पंखों से, इतना ऊंचे उड़ी, इतना ऊंचे उड़ी, पूरी ताकत लगा दी। ऐसा लगा चिड़िया को जैसे उसके प्राण ही निकल जाएंगे, है ना। और गिद्ध जो है अपने ईगो में, अपने घमंड में ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उड़ता रहा। तो अब चिड़िया ने इतनी ताकत लगाई कि एक बार जाकर वो उस गिद्ध की पीठ पर जाकर बैठ गई, उसकी कमर पे जाके बैठ गई। अब गिद्ध चाहे कितना ही ऊंचा ऊपर उड़ेगा, अब हर हाल में चिड़िया उसके ऊपर थी, है ना। तो ये कहानी जो है भूप रूप को सुनाता है और कहता है भाई इसीलिए कि अब मुझे मौत का डर नहीं है, कि अब मैं मौत की पीठ पर आकर बैठ गया हूँ, इसीलिए मैंने इस पहाड़ पर घर बनाया। ये पहाड़ धसक जाता था, कभी नीचे वाले जो है तबाह हो जाते थे, आज मैं इस मौत की पीठ पर ही आकर बैठ गया हूँ, इसीलिए मैंने हिमांग पहाड़ पर अपना घर बनाया है। तो जो है इसीलिए रूप कहता है भाई यहाँ से तो और भी डर है, कभी भी ये पहाड़ धसक गया तो ऊपर से ये घर जो है वो नीचे ही जाएगा और मौत का सामना आपका कभी भी हो सकता है। तो ये कहानी जो है वो भूप दादा रूप को सुनाते हैं। पढ़ो कनिष्का। राधिका आप पढ़ोगी? राधिका, राधिका दुआ, राधिका। मैंने बोल दिया था पहले ही, जो मुझे बीच में प्रेजेंट नहीं पाया मैं उसकी एब्सेंट मार्क करूंगी। प्रेजेंट ही हूँ मैं, अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा, जल्दी पढ़ो। मैम अभी मैं नाश्ता कर रही थी, किसी और से पढ़वा लो। नाश्ता करने का टाइम है, नाश्ते के लिए 10 मिनट मिलेंगे। अभी आया है जस्ट। अच्छा, अवनी पढ़ो। अवनी, अवनी। यस मैम, यस मैम। हाँ जी। तू तो पहले ही भाग। एक मिनट सुनो, यही रहना है सबको मेरे आसपास, ठीक है? मैं किसी को भी पुकार सकती हूँ। जल्दी पढ़ो। तू तो पहले ही भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर, फिर मैं बहुत भटका, बहुत छटपटाया, लेकिन कहीं सहारा ना मिला। सहारा देता भी कौन, सभी अपने अपने से ही तबाह। 10-10 किलोमीटर तक जगह जगह धंसा हुए थे, रास्ते बदल गए थे, नदियां बदल गई थी, इतनी बड़ी तबाही हो चुकी थी। और मैं खिसियाई आंखों से इस हिमांग को देखा करता, मौत की तरह फैला हुआ म्याल। भाभी चाय दे गई थी, दूध के अभाव में लाल चाय। भूप ने पहले गिलास की चाय में भाप से अपनी पनियाएं आंखों को सेका, फिर गिलास को दोनों हाथों में दबा लिया। पता नहीं किस आत्मीय ऊष्मा की तलाश थी उन्हें। वे हैरान हो उनकी इस विचित्र लीला को देख रहे थे। तुझे बचपन में बाबा की सुनाई गई कहानी याद है? वे रूप की ओर
मुखातिब हुए तो उनकी आंखें कुछ ज्यादा ही चटक हो आई थी। वो एक नन्ही चिड़िया वाली जिसे गिद्ध ने कहा था, मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं, खैर मैं याद दिलाता हूँ। गिद्ध ने ऐसा कहने पर चिड़िया डर गई। पूछा क्यों? गिद्ध बोला, इसलिए कि तू मुझसे ऊंचा नहीं उड़ सकती। यह अजीब जबरदस्ती का तर्क था। नन्ही चिड़िया ने धीरज धरकर पूछा, और अगर मैं तुमसे ऊंचा उड़कर दिखा दूं तो? गिद्ध उसके बचकानेपन पर हंसा, तो नहीं खाऊंगा। फिर तो दोनों में ठंड गया मुकाबला। गिद्ध के सामने भला उस नन्ही चिड़िया का की क्या बिसात। लंबे लंबे डैने फहराए और उड़ गया ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर। चिड़िया डर गई, फिर भी उसने धीरज ना छोड़ा। ऐसे में मरना है वैसे भी, तो क्यों ना मौत से दो दो हाथ करके ही मरूं। कम से कम मरने का मलाल तो नहीं रहेगा। फिर तो पूरी ताकत लगा दी उसने उड़ने में। लगा कि प्राण ही निकल जाएंगे। जान पे खेल गई चिड़िया और सारी ताकत लगाकर उड़कर जा बैठी गिद्ध की पीठ पर। गिद्ध अपनी बेहिसाब ताकत से के गुरूर में उड़ता रहा, आकाश से भी ऊंचा। लेकिन चिड़िया को कोई डर ना था। वह हर हाल में उससे ऊंचाई पर थी, मौत की पीठ पर जा बैठी थी जो। कहानी खत्म कर अपने सामने के मंजर को देखने लगे भूप। उन्होंने बीड़ी मंजर क्या सुलगा होता है? मंजर क्या होता है? मंजर, अपने सामने के मंजर को देखने लगे भूप। मंजर माने दृश्य। आज जो प्राकृतिक दृश्य था सामने घर के बाहर, कहानी सुनाकर बाहर का दृश्य देखने लगे। चलिए। दो एक कश खींचे, फिर बोले, तू तो भूला। इसी तरह मैं भी आ बैठा मौत की पीठ पर, उसी की जिसने मेरा सब कुछ निगल लिया था। धीरे धीरे मलबा हटाता रहा यहाँ का। थोड़ी बहुत खेती शुरू करी। अकेला अकेला लगा तो एक औरत ले आया नीचे से। कौन? शैला। रूप चौकन्ना हो उठा सहसा। हाँ, अभी तक मुझे याद है। इस बार भूख के चौंकने की बारी थी। एक क्षण को वह तराशा हुआ, चित्तीदार चेहरा स्निग्ध होता सा लगा। फिर उस पर एक नामालूम सी धुंध छा गई। शैला के आने से खेती फैल गई, बस जमी ना रही तो हम खेतों को ढलवा बनाया। मगर एक मुसीबत, पानी कहाँ से आए? एक दिन पानी की खोज में हम चढ़ गए इस हिमांग के साबुत ऊंचे हिस्से पर। वहां हमने देखा कि एक झरना यूं ही इस तरफ सुपिन में गिर रहा था। उसे मोड़ लेने से पानी की समस्या हल हो सकती थी, मगर बीच में ऊंचा था, यानी के पहाड़ काटना था। हमने क्वार के दिन चुने जब रातों की बर्फ जमने लगी थी। दिन को पिघलने लगती थी, मगर थोड़ी थोड़ी, यानी इतना भी नहीं कि धार तेज हो, इतना भी नहीं कि बर्फ जमकर सख्त हो जाए। बड़ी मेहनत की हम दोनों ने, मगर झरने को मोड़कर लाने में सफल हो ही गए आखिर। जाड़े में तो जम जाता होगा, फिर बर्फ से ढक जाता होगा यह सब? शेखर ने पूछा। अभी ही जम गया जी, भूप ने कहा, लेकिन गर्मी पाएगा तो पिघल जाएगा। ये पेड़ लगा रखे हैं ना, काफी लकड़ी जमा कर सकते हैं। 24 घंटे आग जलती रहती है। बर्फ के आगे तो को भिड़ा देते हैं। मगर भाभी गई कहाँ? मेरा मतलब शैला भाभी। तो हाँ, एक मिनट रुको। तो हाँ, अवनी रुको। तो ये कहानी सुनाकर फिर वो जो है सुनाने लगता है भूप दादा। कहते हैं रूप से कि भाई मैं इस पहाड़ की पीठ पर ही आकर बैठ गया जिसने मेरा घर परिवार सब निगल लिया था। धीरे धीरे मलबा हटाता रहा, मैं अकेला था। थोड़ी बहुत खेती यहाँ पर शुरू की और फिर मैंने जो है एक लेडी से शादी कर ली। माने कौन? फिर अब रूप कहता है शैला से। तो भूप दादा कहते हैं क्या तुझे अभी तक याद है शैला की? तो भूप भी चौंक गया रूप की इस बात को सुनकर कि शैला का नाम इसको अभी तक याद है। तो एक क्षण के लिए वो तराशा हुआ चेहरा, वो चित्तीदार चेहरा जो है वो स्निग्ध होता हुआ लगा। माने उनके चेहरे पर जो कठोरता थी वो सॉफ्टनेस में बदल गई, कोमलता उस पर नजर आई। और फिर एकदम उस पर ऐसा लगा कि जैसे अंदर कितने राज उनके जो है दिल में छिपे हुए हैं। फिर कहानी सुनाने लगे कि जब शैला से विवाह किया तो उसके आने से खेती और भी फैल गई थी। फिर हमने क्या क्या काम किए ये बताया भूप ने, कि बर्फ जो है वो जमीन पर जमी ना रहे तो खेतों को ढलवा बनाया।
है ना, जब ढलान होगी तो बर्फ जो है वहां जमी नहीं रहेगी, गिरेगी भी तो नीचे गिर जाएगी। ऐसा आपने देखा होगा पहाड़ों पर ढलवा खेत होते हैं ताकि बर्फ ना जमी रहे, तो खेतों को ढलवा बनाया। अब खेतों के लिए पानी की जरूरत थी, तो पानी कहाँ से आए, तो एक ऊंचे पहाड़ पर और चढ़े तो देखा कि एक झरना जो है बेवजह सुपिन नदी में गिर रहा था। तो अब उन्होंने बताया कि यदि हम उसे मोड़ देते तो पानी की समस्या हल हो सकती थी। तो अब वो कैसे मोड़ा जाता, झरने को मोड़ना क्या आसान काम है। तो उन दोनों ने मेहनत की और उसे जो है उसकी डायरेक्शन तक भी चेंज कर दी, शैला और भूप ने। तो कुआर के दिन चुने गए खेतों को पानी देने के लिए, कुआर के माने आश्विन मास, जिन दिनों नवरात्रि आते हैं, दशहरा आता है, तो कुआर के दिन चुने कि ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना सर्दी। जब रातों को बर्फ जमने लगती थी और दिन में पिघलने लगती थी, मगर थोड़ी थोड़ी, कि इतनी भी नहीं पिघलती थी कि बहुत तेज धार हो जाए, क्योंकि खेतों को पानी जो चाहिए वो धीरे धीरे पानी चाहिए, एकदम तेज पानी रहेगा तो फसल नष्ट हो जाएगी। तो इतना भी नहीं था कि बर्फ इतनी सख्त हो जाए, सर्दियों में बहुत सख्त हो जाती है, पानी नहीं मिलता। तो बड़ी मेहनत की हम दोनों में ने और झरने को मोड़कर लाने में सफल हो गए। तो फिर शेखर ने पूछा कि भी जाड़ों में तो ये जम जाता होगा, बर्फ पड़ती है जब, उस टाइम पानी की समस्या कैसे सॉल्व होती है। तो उन्होंने कहा देखो अभी जम गया है, लेकिन थोड़ी इसको गर्मी मिलेगी तो पिघल जाएगा ये पानी। अब पिघलेगा कैसे, तो वो बताते हैं कि हमने ये जो पेड़ लगा रखे हैं इसकी लकड़ियां इकट्ठी कर रखी हैं, और क्या करते हैं 24 घंटे आग जलती रहती है, पानी अगर हमें चाहिए तो ये बर्फ जो पड़ी हुई है इससे हम आग को भिड़ा देते हैं और वो पानी बन जाती है और खेतों को पानी इस तरह से मिलता रहता है। तो रूप को और जानने की जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी, पूछता है मगर भाभी कहाँ गई, शैला भाभी जिससे तुमने शादी की थी। वो ही तो बता रहा था कि तेरी भाभी के आने से खेती का काम कैसे बढ़ता गया, काम हम दोनों के बूते का न था, फिर उसको बच्चा भी होने वाला था तो हम ले आए दूसरी औरत, ये तेरी दूसरी भाभी। शैला से एक बेटा हुआ महीप। फिर एक दिन महीप अभी 9 साल का ही था कि उसकी माँ को न जाने क्या सूझा कि एक दिन यहीं से कूद गई सुपिण माँ। तो बताने लगते हैं भूप दादा कि भाई शैला के बारे में ही मैं बता रहा था कि वो कहाँ गई, कि अब वो प्रेग्नेंट थी, और जब प्रेग्नेंट थी तो खेती का काम इतना बढ़ा हुआ था कि भूप से अकेले नहीं संभल रहा था, तो वो दूसरी शादी करके ले आया। और फिर जब उसको संतान हुई, उसको बेटा हुआ महीप, तो अभी वो 9 साल का ही था उसका बेटा। तो शैला को पता नहीं ये बात उसकी दूसरी शादी अपने स्वाभिमान के खिलाफ लगी, वो इसे सह नहीं पाई या क्या हुआ, ये उसने बताया नहीं, और वो यही इसी पहाड़ के ऊपर से सुपिन नदी में नीचे खाई में कूद गई और उसने अपनी जान दे दी। तो स्तब्ध रह गए रूप और शेखर, ये बात सुन के मतलब स्टैचू से हो गए। स्टैचू माने जैसे कोई पेंटिंग हो, जो पेंटिंग में ना हिलते हैं ना डुलते, एकदम स्टैचू है ना, तो ऐसे हो गए दोनों के दोनों ये बात सुनकर। सिर्फ झरने के गिरने के शोर को सुनकर छोड़कर कोई आवाज थी नहीं, ऐसा लग रहा था कि बस झरने की आवाज सुनाई दे रही थी और जो है कोई आवाज वहां नहीं थी। एक गहरी सांस लेकर बोले भूप, तब से बेटा जो नीचे उतरा तो फिर ऊपर नहीं आया, मैंने लाख मनाया फिर भी कल भी उसे आया देखकर ही नीचे उतरा था। जब रूप और शेखर आए थे ना तो महीप उन्हें छोड़ने आया था, तो भूप ने ऊपर से उसको देखा होगा कि महीप आया है, तो उसे मनाने के लिए ही वो नीचे उतर कर आए थे। उन्हें नहीं पता था कि भाई रूप आया है वहां पर, तो उसे लेने के लिए आए थे। उसके पीछे पीछे दूर तक गया भी, उसने सुनकर भी नहीं सुना, देखकर भी नहीं देखा, लौट गया घोड़ी को भगाते हुए। मुझी को गुनाहगार समझता है अपनी माँ की मौत के लिए। माने अभूप ने बताया कि वो मुझे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझता है, इसीलिए वो एक बार उस दिन के बाद जो यहाँ से घर छोड़कर गया तो वापस यहाँ पर नहीं आया। मैं उसे लाख मनाता हूँ, घर आने के लिए कहता हूँ, लेकिन क्योंकि वो मुझे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानता है तो फिर जो है वो यहाँ वापस नहीं आता। पढ़ो अवनी। वही तो बता रहा था कि तेरी भाभी के आने से खेती का काम कैसे बढ़ता गया, काम हम दोनों के बूते का ना था, फिर उसको बच्चा भी होने वाला था तो हम ले आए दूसरी औरत, ए तेरी दूसरी भाभी। शैला से एक बेटा हुआ महीप। फिर एक दिन महीप अभी 9 साल का ही था कि उसकी माँ को जाने क्या सूझा कि एक दिन यूं ही कूद गई सुपिन में। शब्द रह गया रूप और शेखर, सिर्फ झरने से गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी कहीं। एक गहरी सांस लेकर बोले भूप, तब से बेटा जो नीचे उतरा तो फिर ऊपर नहीं आया, मैंने लाख मनाया फिर भी कल भी उसे
आया देखकर ही नीचे उतरा था। उसके पीछे पीछे दूर तक गया, मगर उसने सुनकर भी नहीं सुना, देखकर भी नहीं देखा, लौट गया घोड़ी को भगाते हुए। मुझी को गुनाहगार समझता है अपनी माँ के मौत के लिए। चाह भूप की दूसरी पत्नी ने शायद विषयांतर करना चाहा। अरे रहने दे, ये साहब लोग हुए ना, काली चाह नहीं पसंद करते। आप एक भेड़ या बकरी तो रख ही सकते थे, उन्हें चढ़ने चढ़ाने में मुश्किल भी नहीं आती, दूध भी मिल जाता। पानी पाली थी ना, दिख तो नहीं रही। धुंध काफी कुछ छट चुकी थी। अब समझ में आया कि भूप दादा ने कल क्यों बात नहीं की माही वालों से। रात की बारिश से भीगी स्लेटी मिट्टी पर सुबह की आलोक छाया में चलते हुए नीचे पसरी घाटी को दूर दूर तक देख रहे थे वे। उनके पीछे हिमांग का बाकी साबुत पहाड़ था, जिससे नीचे उतरता झरना हिमायत होकर चांदी की राह सा चमक रहा था। इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंड में उसका जम जाना लाजिमी था। वे हिम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे और रूप और शेखर उनके अंदर के हिम के पिघलने का इंतजार। आखिर दोनों ही पिघले। तू गया, तेरे पीछे माँ गई, बाबा गए, फिर शैला गई, सबसे आखिर में महीप भी चला गया हमें छोड़कर। वे रुक रुक कर बोलते हैं, तू कहेगा चढ़ सिर्फ मैं रहा था, बाकी उतर रहे थे। मैं कहता नहीं, अपने अपने हिस्से की चढ़ाई तो सभी चढ़ रहे थे, चढ़ने का सबका अपना अपना तरीका है। हाँ, थोड़ी देर रुको तक एक मिनट, रुको अवनी। तो यहाँ पर जो है वो बताता है कि भाई जब अब बताने लगा था कि भाई बेटा जो है वो नीचे उतरा तो एक बार फिर वापस नहीं आया। तो अब जो भूप की दूसरी पत्नी वहां मौजूद थी, उसने चाय देना चाहा, चाय कहकर सब्जेक्ट चेंज करना चाहा कि भाई इस बात से अब चलो दूसरी बात की तरफ चलते हैं। तो उसने कहा भाई ये साहब लोग हैं, काली चाय नहीं पीते, ये दूध वाली चाय पीते हैं, है ना। तो फिर वो कहते हैं भाई भेड़ या बकरी पाल लेते, पहाड़ पर चढ़ने चढ़ाने में भी उसको दिक्कत नहीं आती। तो अब रूप और शेखर समझ जाते हैं कि माही वालों से भूप दादा ने बात क्यों नहीं की, क्योंकि उस टाइम सब अपनी अपनी तकलीफ से तबाह थे, कोई किसी को सहारा देने वाला नहीं था। लेकिन भूप को लगता था कि उसकी तबाही कुछ ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए जो है गांव वालों को उसकी मदद करनी चाहिए थी। तो सुबह की आलोक छाया, आलोक छाया मतलब सुबह थी तो कहीं प्रकाश था, कहीं पहाड़ों की वजह से छाया पड़ रही थी। तो आलोक छाया में पसरी हुई घाटी को दूर दूर से वे दोनों देख रहे थे। तो नीचे उतरता हुआ झरना हिमायित होकर चांदी की राह सा चमक रहा था। जो झरना नीचे झर रहा था वो बर्फ की तरह था, बर्फ पड़ी हुई थी, बर्फ जमी हुई थी उसके ऊपर। तो ऐसा लग रहा था कि चांदी का कोई रास्ता बना हुआ है जो नीचे तक जा रहा है। तो इतनी सुंदरता उस पहाड़ी में दिखाई दे रही थी। और ठंड में वो जम ही गया था, बर्फ थी। तो क्या कहता है रूप कि वो बर्फ के पिघलने का इंतजार कर रहे थे। भूप दादा जो है वो इंतजार कर रहे थे ये बर्फ पिघले तो खेतों में पानी जाए। और रूप और शेखर भूप दादा के अंदर जो बर्फ जमी पड़ी थी, भावनाओं की बर्फ, बातों की बर्फ, विचारों की बर्फ, उसके पिघलने का इंतजार कर रहे थे। आखिर दोनों ही पिघले, माने वो झरना भी पिघला और इधर भूप दादा के अंदर की बर्फ भी पिघली। और बताने लगे कि तू चला गया, तेरे पीछे माँ गई, बाबा गए, और फिर शैला भी चली गई, और फिर आखिर में महीप भी चला गया। माने कि भी तू कहता है कि तू ही चढ़ाई चढ़ रहा था, तू पर्वतारोहण संस्थान में जाकर प्रशिक्षण ले रहा था पहाड़ों पर चढ़ने का। मैं कहता हूँ कि सब अपने अपने हिस्से की चढ़ाई चढ़ रहे थे। और ये वास्तव में होता है ऐसा कि हम सब अपने हिस्से की चढ़ाई चढ़ते हैं, है ना। जो कुदरत ने हमारे नसीब में लिखा है, जो भी हमारे नसीब में ईश्वर ने लिख दिया है, विधान लिख दिया है, तो उसके हिसाब से हमें अपनी लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है ना। तो चाहे हमारा कोई हमें कोई गाइडेंस दे लाइफ के लिए, चाहे कोई हमारे साथ कितने ही एक्सपीरियंस शेयर करे, लेकिन हम उनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपनी जिंदगी से संघर्ष हम खुद करेंगे, कोई और हमारी जगह नहीं ले सकता। तो वो बताते हैं कि सबका अपनी जिंदगी में चढ़ने का तरीका अपना अपना होता है, इसमें संघर्ष करने का अपना तरीका होता है। तो थोड़ी देर तक हिम के पिघलने को वे यूं ही देखते रहे। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं, कल हमारा ये चैप्टर जो है हम कंप्लीट करेंगे। आज भी नहीं हो पाया, थोड़ा सा रह गया है, तो कल इसको कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं जो है थोड़ा सा पूछ लेती हूँ आपसे, जिसका नाम लेके मैं पूछूंगी वही मुझे जवाब देगा। तो सबसे पहले नैन्सी बताएगी। नैन्सी प्रेजेंट हो? नैन्सी एब्सेंट लग जाएगी अगर कोई बच्चे ने किसी ने यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया।
आशीष गहलोत, शिल्पी, शिल्पी, हर्षिता, लक्ष्मी। जिसकी आवाज नहीं आ रही मैं सबकी एब्सेंट मार्क कर रही हूँ। लक्ष्मी। यस मैम। बेटा इतनी देर में मत बोलो, एब्सेंट लग जाएगी फिर। आप बताओ, भूप के और रूप के पिता का क्या नाम था? बताइए। रूप के पिता का हाँ जी, रूप और भूप के एक ही पिता थे। आर्य प्रिया, किसको पता है बताइए।